हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड का एक नया टॉपिक जिसको क्लोनिंग कहा जाता है। यह वर्ड आप सबका सुना सुनाया है पहले से। आपने पहले भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा 11वीं 12वीं के अंदर, और आपने ये स्टडी की है इसमें कि भी किस तरीके से क्लोनिंग की प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जाती है। देखो, काफ़ी वर्षों से मनुष्य की चाहत रही है, इच्छा रही है कि वो एक नया आविष्कार करे, और उसी नए आविष्कार के माध्यम से उसने इस प्रकार की पौधों पर ज़्यादा प्रयोग किए हुए हैं जिनमें कि ऐसी स्पीसीज जो कि बीजों से तैयार करना उनको इम्पॉसिबल होता है या फिर काफ़ी लंबा समय लगता है, उनके लिए ग्राफ्टिंग टेक्निक जो है वो काफ़ी समय से प्रचलित है। हम देखते हैं कि एक ग्राफ्ट तैयार करके या कलम रोपण की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से, कलम रोपण की प्रक्रिया के माध्यम से एक नए पौधे का निर्माण करवाया जाना, ठीक है, एक नया पौधा तैयार कराया जाना, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबे समय से प्रचलित रहा है और मानव जाति में इस प्रकार के काफ़ी प्रयोग देखे जा चुके हैं जिनमें कि कलम रोपण विधि के द्वारा नए पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तो इन्हीं से कुछ आइडियाज़ निकले और उस आइडिया को लेते हुए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था J.B. गोल्डन 1969। उन्होंने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि हम न केवल पौधे तैयार कर सकते हैं कलम रोपण की विधि की सहायता से, बल्कि हम इन प्रजातियों को भी, हम एनिमल्स की भी अलग अलग प्रजातियों को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्राप्त करने के लिए उनके दिमाग में एक आइडिया था और वो ये था कि चूँकि जो एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर होता है, उस डेवलपमेंटल प्रोसीजर के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उस प्रक्रिया की सहायता से जो बनने वाले स्पर्म हैं और स्पर्म और ओवम जो हैं, इन दोनों के जब फर्टिलाइजेशन की विधि के द्वारा जब जाइगोट का निर्माण होता है तो इनका ये मानना था कि भी जाइगोट एक इस प्रकार की सेल है जो कि टोटीपोटेंट नेचर की होती है, मतलब पूर्ण क्षम प्रकार की होती है, और इसके अंदर पूर्ण क्षमता, इस प्रकार की कैपेसिटी पाई जाती है कि वो एक कंप्लीट एम्ब्रियो को निर्मित कर सकती है, भ्रूण का निर्माण कर सकती है, ठीक है। ये हमने डेवलपमेंटल प्रोसीजर के दौरान हमने पढ़ा भी है, पिछली जो अपनी कक्षाएं रही हैं उनके अंदर। तो इनका ये मानना था कि जो एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है उसके अंदर किन किन चीज़ों का रोल रहा है। एक तो स्पर्म न्यूक्लियस, दूसरा ओवम न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियाई जहाँ फ्यूज्ड होते हैं, दोनों के न्यूक्लियाई जहाँ फ्यूज्ड होते हैं, आपस में संगलित होते हैं, तो न्यूक्लियाई ही क्या करते हैं, एम्ब्रियो के निर्माण की विधि में सहायक होते हैं या भ्रूण के निर्माण में सहायक होते हैं। वो इसलिए क्योंकि केंद्रक के अंदर जो हैं वो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो कि किसके रूप में मौजूद है, क्रोमोसोम के रूप में मौजूद हैं, उन गुणसूत्रों के अंदर जो संरचनाएं हैं या उन गुणसूत्रों की सहायता से ही एक नए भ्रूण का निर्माण होता है, जिनके अंदर जो रिजेम्बलेंस हैं, जो करेक्टर्स हैं जो कि माता पिता से उसको मिलते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो उसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोहराते हुए टेडपोल लार्वा पर प्रयोग किए। टेडपोल लार्वा पर उन्होंने प्रयोग किए। टेडपोल
लार्वा पर। इन्होंने क्या किया देखो कि जो फ्रॉग है एक तो उसको लिया, दूसरी तरफ जो टेडपोल की इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है उसका न्यूक्लियस लिया, और इधर फ्रॉग का जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसको लिया। ठीक है, ये लेने के बाद में इन्होंने उस फ्रॉग के अनफर्टिलाइज्ड एग को एक्स रेज के माध्यम से इसके सेल को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से ये कैसी हो गई, इन्यूक्लिएटेड सेल हो गई। ठीक है, इस इन्यूक्लिएटेड सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस था जो कि कहाँ से लिया हुआ था, टेडपोल की इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से, क्योंकि इनको ऐसा माना जाता है इन सेल्स को कि यहाँ पर फास्ट सेल साइक्लिंग का प्रोसेस चलता रहता है और इनके जो केंद्रक हैं वो बड़े एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ से केंद्रक लेकर के इन्होंने क्या किया कि जो एक्सरेज की सहायता से जो अनफर्टिलाइज्ड एग था उसके केंद्रक को नष्ट कर दिया, और इस केंद्रक को इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया या फिर ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक है, ट्रांसप्लांट करने के बाद इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर एक एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन हुआ तो उन्होंने ये माना कि हम जिस मेथड की सहायता से, कलम रोपण की विधि की सहायता से हम जब प्लांट की नई स्पीसीज को प्राप्त कर सकते हैं, एक नई जनरेशन को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार हम मनुष्य में या फिर प्राणी जगत में भी हम नई नई प्रजातियों को निर्मित कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना मात्र नहीं था, क्योंकि ये जो जितना भी प्रोसीजर है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रकार का प्रोसीजर होता है। क्योंकि एक करेक्टर और भी है यहाँ पर कि जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनकी तुलना में जो जर्म सेल्स होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और जर्म सेल्स जो होती हैं वो किसी भी रूप में टोटिपोटेंट नेचर को रखते हुए एक नए एनिमल का निर्माण यहाँ पर कर सकती हैं। तो उन्होंने जर्म सेल जो है उसका उपयोग करते हुए एक नई स्पीसीज को प्राप्त करने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उन काफ़ी प्रयासों में अधिकतर जो प्रयोग रहे वो असफल रहे। उनके असफल रहने का कारण भी यही था कि जो टेक्निक है, जो अलग अलग टेक्निक यहाँ पर अपनाई जा रही हैं, उनमें अधिकतर जो तकनीक हैं वो असफल रही। और इसको नए डायमेंशन कब मिले, जब दूसरे प्रकार के जो वैज्ञानिक थे, जे.बी. गुर्डन के अलावा जो किंग हैं, इयान विल्मट है, ठीक है, इन जो साइंटिस्ट ने जो अलग अलग प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को एक नया जो है डायमेंशन मिला, जिसके फलस्वरूप जो है हम कहेंगे कि क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है वो एक प्रचलन में आई। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर कि जो क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है, इनका ये मानना है कि क्लोनिंग की प्रक्रिया में एक हूबहू नकल करवाया जाता है। मतलब क्लोनिंग किसे कहते हैं? क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम किसी भी स्पीसीज की हूबहू कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, नकल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे ये माना कि भाई ये कितने प्रकार की होती है। क्लोनिंग में क्या है, किसी भी जंतु की या स्पीसीज की हूबहू कॉपी तैयार करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जीन क्लोनिंग और मुख्य क्लोनिंग। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मानते हैं साइंटिस्ट कि भी जो भी रोल रहता है किसी जंतु के कॉपी करने के लिए, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है
वो उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर का रहता है, और जेनेटिक स्ट्रक्चर के लिए जीन की कॉपी करना आवश्यक है। लेकिन ये जो प्रयोग है जीन की कॉपी के लिए, उन प्रयोगों के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और वो टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको पीसीआर टेक्निक के नाम से जानते हैं, या फिर थर्मोसाइक्लर के नाम से जानते हैं। ये जो टेक्निक है, इनकी सहायता से जीन की कॉपी तैयार की जाती है, और ये मानना है कि हम किसी जीन की कॉपी तैयार कर सकते हैं तो हम इच्छित स्पीशीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग जितने भी हैं वो अभी तक असफल रहे हैं, क्योंकि जीन की जो पैटर्न है, जीन का पैटर्न अपनी सोच की जो लिमिट है उससे भी कहीं बाहर होता है, जिससे कि हम जीन की कॉपी कंप्लीट रूप से हम तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी विधि जिनमें कि हम जीन की कॉपी तैयार करें। लेकिन ये जो है, ये प्रोसीजर जीन की कॉपी करने का, ये क्या है कि नेचुरल रूप में तो चलता रहता है। आप देखेंगे कि एक नई जनरेशन जब तैयार होती है तो उस नई जनरेशन में नए लक्षणों का समावेश होता है। तो एक तरीके से क्या है कि जीन अपने आप तो अपने पैटर्न जो है बना सकता है, लेकिन हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग या अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसके पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग जो है उसको ये माना जाता है कि भी जो हम आर्टिफिशियल रूप में जो क्लोनिंग करवा रहे हैं, वो क्लोनिंग कितने रूपों में होती है। तो ये है दो प्रकार की। एक तो होती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, दूसरी है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। ये टेक्निक जिसमें हम एक नई स्पीसीज को प्राप्त कर सकते हैं आर्टिफिशियल, और इसमें जो चिकित्सा प्रणाली से जो रिलेटेड हैं वो प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है ब्लास्टोमियर सेपरेशन, दूसरी है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, और थर्ड है होनोलुलु टेक्निक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के अंदर ब्लास्टोमियर सेपरेशन की। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या होता है कि हम जो प्रयोग यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं उनमें ब्लास्टोमियर सेपरेशन का जो कार्य है उसको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इनका ये मानना है कि जब मेल और फीमेल जो गैमेट हैं, इन दोनों का जब फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। ठीक है, और इस जाइगोट को ये माना गया है यहाँ पर कि इसकी जो नेचर है वो टोटीपोटेंट प्रकार की होती है, पूर्णक्षम प्रकार की होती है, और जो जाइगोटिक सेल है उसके अंदर कंप्लीट भ्रूण के निर्माण की या निर्माण के पूरे लक्षण इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो जाइगोट है उसमें क्लीवेज की प्रक्रिया होगी, और क्लीवेज के प्रक्रिया के फलस्वरूप जो 2 कोशिकीय अवस्था थी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ हम कहेंगे
यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, अलग अलग खंड यहाँ पर बनते हैं, कोरक खंड बनते हैं यहाँ पर। ये आपने क्लीवेज की प्रक्रिया में भी आपने पढ़ा है, और जब ब्लास्टुलेशन का प्रयोग हमने पढ़े थे कि ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया जो है किस तरीके से संपन्न कराई जाती है, उसमें भी आपने देखा था कि किस किस तरीके से जो ब्लास्टोमियर हैं उनका निर्माण होता है, माइक्रोमियर, मेगामियर उनका निर्माण होता है। और हमने ये भी जानने का प्रयास किया था कि ये जो ब्लास्टोमियर हैं उनके अंदर जो अंग निर्माण, कोई भी ऑर्गन के निर्माण की या फिर एक भ्रूण के निर्माण के जो लक्षण हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इनका ये मानना है इस टेक्निक के माध्यम से, ब्लास्टोमियर सेपरेशन जो टेक्निक है उसके माध्यम से, कि हम ब्लास्टोमियर को सेपरेट करके, आर्टिफिशियली सेपरेट करके भी हम क्या कर सकते हैं, भ्रूण का निर्माण करवा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम देख सकते हैं कि अधिकतर जो ट्विंस डेवलप होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस, उसमें ज़्यादातर ब्लास्टोमियर सेपरेशन की जो तकनीक है उसी को देखा गया है कि ब्लास्टोमियर सेपरेशन के माध्यम से ही क्या होता है कि ट्विंस डेवलप किए जा सकते हैं। तो लेकिन ट्विंस जो डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर जो लक्षण हैं वो किन के हैं, आपस के उन्हीं बच्चों के ही लक्षण हैं जो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, जो विकसित होने वाले, इसको यहाँ लिख देते हैं, विकसित होने वाले भ्रूण के ही लक्षण होते हैं। अर्थात ये माता पिता की कॉपी नहीं है, माता पिता की कॉपी नहीं है या फिर उनकी क्लोनिंग नहीं है। ठीक है, ब्लास्टोमियर सेपरेशन में क्या होगा, जो ट्विंस डेवलप होंगे वो एक दूसरे की ही कॉपी होंगे, न कि जो उनके माता पिता के जो लक्षण हैं वो उनके अंदर देखे जाएंगे, उनकी कॉपी नहीं होगी ये। ठीक है, जबकि क्लोनिंग की प्रक्रिया में क्या है, हम सेम कॉपी तैयार कर रहे हैं, जो न्यूक्लियस माता पिता के हैं उन्हीं के समान लक्षणों वाली हम कॉपी तैयार कर रहे हैं, जबकि ब्लास्टोमियर सेपरेशन की तकनीक में ऐसा नहीं देखा जाता। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक की तरफ। तो जो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक है यही क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपनी, और इसी टेक्निक के माध्यम से 5 जुलाई 1996 को डॉली नामक भेड़ का निर्माण करवाया गया था। डॉली नामक जो शीप है उसको तैयार किया गया था। तो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक में क्या होता है, इस तकनीक में हम क्या करते हैं, 2 कोशिकाओं का चुनाव करते हैं, एक तो डोनर सेल्स, दूसरी तरफ है रेसिपिएंट सेल। ठीक है, और इस तकनीक के माध्यम से जो कार्य करवाया जाता है वो है न्यूक्लियस के ट्रांसफ़र का कार्य करवाया जाता है यहाँ पर। और इस ट्रांसफ़र टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक कोशिका लेते हैं जिसके केंद्रक का चुनाव करते हैं, यहाँ से हमने केवल केंद्रक लिया, दूसरी कोशिका जिसके केंद्रक को रिमूव करवा दिया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, दूसरी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किया है, और यही तकनीक जो है वो बेहतर तकनीक के रूप में जानी गई, क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से हम इच्छित स्पीसीज, मतलब जिस स्पीसीज का केंद्रक आपने लिया है, न्यूक्लियस आपने लिया है, आपको जो लक्षण वाली स्पीसीज तैयार मिलेगी उसमें वही लक्षण मिलेंगे जिस स्पीसीज का केंद्रक आपने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक है, इस न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक में जो रोजलिन इंस्टीट्यूट ने जो तैयार किया था, स्कॉटलैंड के जो रोजलिन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो डॉली नामक भेड़ तैयार की गई थी वो इसी टेक्निक के इस्तेमाल से तैयार की गई थी। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर जो ट्रांसफ़र टेक्निक एंटिटी जो है उसका मेथड क्या है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं इसमें होनोलुलु टेक्निक की तरफ। तो होनोलुलु टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल किया गया था
यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इन्होंने क्या किया था, कॉल्चिसिन तथा साइटोकैलिज्म बी नामक रसायन से ट्रीटमेंट किया था कोशिकाओं का। मतलब होनोलुलु जो टेक्निक है, इसमें हवाई यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने विधि तो यही अपनाई, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक की विधि अपनाई, लेकिन इस विधि को अपनाने के साथ साथ उन्होंने सेल शिथिलन की जो क्रिया थी उसको कोशिका के शिथिलन की क्रिया के लिए इन रसायनों का प्रयोग किया। और इन रसायनों के प्रयोग के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ब्लास्टोमियर सेपरेशन हो या फिर न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक को, उन सब के अलावा भी हम नई तकनीक का इजाद करके और हम इच्छित भ्रूण का निर्माण करवा सकते हैं। तो ये हैं क्लोनिंग के प्रकार। फिर अगला है इसमें थेरेपेटिक क्लोनिंग, जिसमें कि चिकित्सीय प्रणाली जो है उसके लिए अलग अलग प्रकार से क्लोनिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत से ऐसे मनुष्य में भी देखा गया है कि कोई ज़रूरी नहीं, जो ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रयोग होते हैं, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का हो या फिर किन्हीं कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर मान लीजिए किडनी डैमेज हो चुकी है, तो उस एनिमल की स्पीसीज जो एनिमल के जो कोशिकाएं हैं, उन्हीं कोशिकाओं से हम उस ऑर्गन का निर्माण करवा सकें। तो अभी भी क्या है कि विज्ञान के जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं उनमें इस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जिसमें कि हम उसी जंतु से उसी के ऑर्गन का निर्माण करवा सकते हैं। तो ये है क्लोनिंग के प्रकार, जो 2 प्रकार हैं, जीन क्लोनिंग और क्लोनिंग में। और क्लोनिंग के ये 3 टाइप हैं, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में ब्लास्टोमियर सेपरेशन, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक और होनोलुलु टेक्निक। ठीक है, अगला जो वीडियो है उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्लोनिंग की प्रक्रिया जो है उसमें किस मेथड की सहायता ली जाती है, किस मेथड की सहायता से हम इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।